नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जो अभी थर्ड ग्रेड भर्ती L1 जो निकली हुई है उसके फॉर्म चल रहे हैं। और ये फॉर्म फिल 21 तारीख से शुरू हो गए हैं और 19 जनवरी 2023 लास्ट डेट है। तो इस पर हम बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो विज्ञप्ति होती है उसे कंप्लीट पढ़ करके और उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। जब तक आपने कंप्लीट अगर नहीं विज्ञप्ति पढ़ी है तो आप अपनी फॉर्म भरेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। और जब अगर फॉर्म आप गलत भरते हो तो उसकी समस्या जैसे मुझे भी भुगतनी पड़ी थी तो आपको भी आएगी। मेरे साथ क्या हुआ कि हमने जिले जो चुने थे वो जिले सही तरीके से ना चुनने की वजह से मुझे अपने होम डिस्ट्रिक्ट से 400 किलोमीटर दूर उदयपुर में पोस्टिंग मिली थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक चीज को बारीकी से समझ करके ही फॉर्म भरने जाएं। तो अब बात करते हैं अपन कि इस भर्ती में जो विज्ञापन आया है इस बार जो एग्जाम ले रही है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, जो जिसे हम RSSMB के नाम से जानते हैं। ये 5वें चरण का एग्जाम है। यानी अब तक हम 5वें चरण इसको पार कर लेंगे तो हमारी नौकरी निश्चित है। अब देखिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो है राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिषद दुर्गापुरा जयपुर में है ही। विज्ञापन संख्या है और 1205 नंबर इसके कोड हैं। ये विज्ञप्ति आई थी 16 तारीख को। इसमें लिखा हुआ है, देखो अलग अलग विज्ञप्ति आई थी। जो L2 की जो भर्ती उसकी अलग में विज्ञप्ति है और ये जो है L1 की विज्ञप्ति है। इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने वाले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 5 है तो सिर्फ 1 से 5 यानी PS स्कूल में लगेंगे, नहीं। आप PS में भी लगेंगे और UPS में भी लगेंगे, लेकिन वहां भी तो 1 से 5 तक क्लासें होती है उनको पढ़ाने के लिए। और भर्ती है 2022 वाली। आगे, बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षक, यानी आप इसको डिटेल से, आपके पास PDF है उसको आप पढ़ लेना। मैं इसमें मुख्य मुख्य चीजों पर बात करूंगा। बात करते हैं इसमें, देखिए आप लोगों की पोस्ट की। तो इसमें जो टोटल पद हैं वो 21,000 इन्होंने दिए हैं। किसके लिए? नॉन TSP के लिए। नॉन TSP जो भर्ती है उनके लिए है ये। और उसमें भी विशेष शिक्षा जो है उनको भी जोड़ा है, और अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र, उनको भी जोड़ा है। यानी कुल मिलाकर के L1 की 21,000 पोस्ट दिखाई गई है। आगे देखें आप लोग, यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम में, या आगे नोट दिया हुआ है कि दोनों पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखता है तो उसे ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में विकल्प का चयन करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो यदि आप सामान्य और विशेष शिक्षा दोनों में अगर BSTC कर रखी है तो फिर उसके लिए आपको विकल्प चुनना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। अब आता है अभ्यर्थी हेतु सामान्य निर्देश। यानी कि सरकार, राज्य सरकार जो है वो इनको सामान्य नियम जो बता रही है वो ये है कि 60 जो मार्क्स हैं ये है न्यूनतम। यानी जो 60 मार्क्स उसमें प्राप्त किया है आपने, आगे देखें कि लेवल प्रथम में निम्न से न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना आवश्यक है। यानी आपको मिनिमम मार्क्स 60 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं जो मेन एग्जाम होगा उसमें। प्रतिशत की बात है, 60 मार्क्स नहीं है, 7% है। यानी टोटल 150 का पेपर होगा, वो आगे हम बात करेंगे। आगे देखो आप लोग, जो ये है ST SC इनको 55%। ये नॉन TSP की बात है और ये TSP में है। TSP में भी 60 जनरल के लिए है और 36 यानी 36% ST जनजाति के लिए है। और ये है अपने अनुसूचित यानी SC और OBC MBC और EWS जो हैं उनको 55% लाना है, चाहे वो TSP में हो चाहे नॉन TSP में हो। अभी TSP नॉन TSP क्या होता है उस पर आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि जो हमारे विकसित जिले हैं उनको नॉन TSP में रखा गया है, और जो साउथ राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में कुछ जिले हैं जैसे आधा उदयपुर है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उनको TSP में रखा गया है। तो वो उसकी भर्ती और ये दोनों में इनकी बात इसमें बताई गई है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है ये बताया गया है आगे, पॉइंट नंबर 2। और तीसरा पॉइंट
अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय इच्छित जिला को क्रमबद्ध प्रेफरेंस से देना जरूरी है। यही मैं पहले भी शुरू में कह चुका हूं कि भाई आप जो जिले भरेंगे ना वो थोड़ा सोच समझ करके जिले भरें, ये बहुत जरूरी बात है। नहीं तो फिर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूर मिल जाएगा जिला, फिर दिक्कत आएगी। अध्यापक लेवल प्रथम के पद हेतु वांछित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता सहित ये जो योग्यताएं हैं आपके पास में, लेवल प्रथम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी जो फॉर्म की डेट है भरी जा रही है 19 तारीख जो वर्तमान में, ये आगे बढ़ भी सकती है, लेकिन आप बढ़ने की बजाय अभी फॉर्म फिल कर दें, लास्ट डेट का इंतजार न करें। तो 19 जनवरी जो है उसके वहां तक हमारी डिग्री शैक्षिक और प्रशैक्षिक, शैक्षिक मीन्स आपकी 12th क्लास, और प्रशैक्षिक यानी बीएसटीसी जिसे हम डीएलएड बोलते हैं, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, यानी बोर्ड द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म लिए जा रहे हैं जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र पर जाकर के ही आपको फॉर्म भरना है, और बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह चेक करके ऑनलाइन भरने हैं। और ये है सर्वप्रथम विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन कर लें, सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद ही फॉर्म फिल करें। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल जो है RSSMB, इस पोर्टल पर जा करके ही फॉर्म भरना है। कई बार क्या होता है सेम नाम से पोर्टल होते हैं, फर्जी साइट होती है, तो सोच समझ के ही भरें। अथवा एसएसओ पोर्टल, जो एसएसओ आईडी उसमें लॉगिन करके सिटीजन ऐप यानी एसएसओ पर भी ये फॉर्म भरा जा रहा है, या उस पर इसकी RSSMB की साइट पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल जो होता है एसएसओ में, वहां जाकर अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर अगर क्लिक करेगा, उसके बाद ये चयनित पद का आवेदन खुल जाएगा। आवेदन अभ्यर्थी सर्वप्रथम रीट एग्जाम लेवल, फिर उसमें साल डलेगा, रोल नंबर डलेंगे, का विवरण डालने पर डाटा ऑप्शन क्लिक करेगा, और गेट डाटा पर क्लिक करने से अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो द्वारा पूर्व में जो भरवाए गए थे रीट में, वो प्रदर्शित हो जाएंगे। यदि संशोधित करना यहाँ स्वीकार्य, जिनको संशोधित नहीं कर सकते, यानी जो रीट में हमने जो फॉर्म भरा था वहीं से डाटा उठा लिया जाएगा। देखिए आप लोग किस कौन कौन सा, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और जन्म तिथि वहीं से उठा लेंगे। उक्त विवरण में संशोधन हेतु प्रार्थी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संपर्क करना होगा। अगर इसमें कोई संशोधन करवाना है तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाना पड़ेगा, फिर वहां फॉर्म भरना पड़ेगा और बाकी चीजें अनुरूप भरा जाएगा। समस्त विवरण भरने के बाद संतुष्ट हो जाने की स्थिति के बाद फॉर्म का प्रीव्यू ले लें, उसको ध्यान से देख लें, क्योंकि ई मित्र पर जल्दबाजी में या हो सकता है स्पेलिंग प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए सेटिस्फाई हो करके ही आप उसको ऑनलाइन फॉर्म भरें। आवेदन क्रमांक आपको मिलने जरूरी हैं, ध्यान से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म भरा और प्रीव्यू को ही प्रिंट मान के फॉर्म मान लिया, नहीं। आवेदन क्रमांक आपको एप्लीकेशन आईडी उस पर मिलेगी तो ही फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा यानी शुल्क जमा करना पड़ेगा। आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु इसी पोर्टल की सुविधा का उपयोग नहीं करें। आगे देखो, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व करें, ताकि जो है आपका भुगतान वो लंबित ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। यानी कि लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आपको पहले ही फॉर्म भर देना चाहिए, जिससे असुविधा से बचा जा सके। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, क्योंकि इस पर हमें सूचना मिलेगी, मैसेज मिलेगा, महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इस पर आएगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन नहीं, एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली है, इसका अर्थ आपका फॉर्म जमा ही नहीं हुआ है। ये ध्यान से देख लेना। बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिनका जमा ही नहीं हो पाता और फॉर्म, और फिर लास्ट में जब पता लगता परमिशन लेटर आया ही नहीं है, तो बहुत जरूरी बात है। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन फॉर्म नहीं लेंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। और अगला है, अगर कोई समस्या आती है इस नंबर पर आप हेल्प डेस्क पर नंबर कर लें, ये जानकारी प्राप्त कर लें। फिर ये कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय गलत सूचना अगर आपने छिपाई है तो उस पर आप पर कार्रवाई होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें, जो भी जरूरत उसमें स्टार लगे हुए भी होंगे। आपको कंप्लीट जानकारी जो भी मांगता है उसको, और पता पूरा लिखें। आवेदन में सुधार है तो पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। बाद में कोई आवेदन में सुधार नहीं होता, फिर बाद में हमें बहुत सी दिक्कत आ जाती है। इसलिए जो आपकी
10th 12th मार्कशीट में जो नाम है, स्पेलिंग्स है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सही देख करके आपको भरना है। फिर ये कह रहे हैं शिक्षा, विशेष शिक्षा L1 सीधी भर्ती के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। कृपया समस्त अध्ययन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट जो है RSSMB की, उसको आप देखते जाएं, निरंतर देखते रहें, उस पर अपडेट मिलेगा आपको। ये कह रहा है कोई भी जानकारी होगी वो वहीं पर डाली जाएगी। अब आता है आवेदन एवं परीक्षा का शुल्क। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार अलग अलग शुल्क देंगे। देखिए कौन कौन से, जैसे जनरल और क्रीमिलियर जो है, जनरल और क्रीमिलियर का मतलब होता है कि जिनके पिताजी की सर्विस में है, ओबीसी में है, और उनकी सर्विस में 8 लाख से अधिक अगर हो रही है वार्षिक आय, तो वो लोग क्रीमिलियर में आ जाते हैं। उनको रुपए 450 यानी 450 रुपए आपको फीस देनी है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर में है, ओबीसी में है और ईडब्ल्यूएस में है, उनको 350 रुपए 350 रुपए फीस जमा होगी। इसी प्रकार समस्त विशेष योग्य जन एवं अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक हैं, उनको 250 रुपए फीस जमा करवानी है। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या, ये किसी पहले के ऑर्डर का हवाला दिया गया है कि जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और अनुसूचित जाति जनजाति में इसके समान परीक्षा शुल्क रुपए 250 रुपए दे है। कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य पढ़ लें। यानी जिनकी 2.5 लाख से कम आय है, ध्यान दें, जिनकी 2.5 लाख से कम वार्षिक आय है, वे क्या करेंगे कि अपना वो बनवाएंगे इनकम सर्टिफिकेट और वो फीस 250 रुपए ही भरें। कौन? जो कि ईडब्ल्यूएस में भी हो चाहे ओबीसी में हो। आगे देखें, राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्य के अगर कोई है अभ्यर्थी तो उनको जनरल में ही माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में ही अपने आप को माने जो कि राजस्थान से बाहर के हैं। दूसरा पॉइंट, फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं लौटाई जाएगी किसी भी कंडीशन में। और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय, ये अभी अभी हमने पढ़ ही लिया था। दस्तावेज सत्यापन के समय आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। जब आपकी वीसी होगी, डॉक्यूमेंट डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब जमा करवाना ही पड़ेगा। प्राथमिक, पॉइंट नंबर 3, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती के लिए जिलेवार वर्गवार विवरण इस प्रकार है। ध्यान से देखें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य और विशेष जो टीचर हैं, उनकी एक सूची है जो लास्ट में दी गई है। वो सूची किस प्रकार से, देखो, अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा गैर अनुसूचित मतलब नॉन टीएसपी, इसके पोस्ट का डिटेल पूरा नीचे दिया गया, आगे देखेंगे। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा जो एमआर से हैं, उनकी भी ये पोस्ट है। जो विशेष शिक्षा एचआई है, एमआर, एचआई और वीआई, ये 3 विशेष शिक्षा में कैटेगरीज होती है, तो उनके भी अलग अलग ये नॉन टीएसपी की दी हुई है। फिर आगे है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य अनुसूचित क्षेत्र, यानी जो कि टीएसपी बोलते हैं उसे, उसमें सामान्य ज्ञान की अलग से दी हुई है। फिर वही विशेष शिक्षा में एमआर, एचआई और वीआई की भी दी हुई है पोस्ट, जिनको पूरा अलग अलग करके जिले वाइज बताई गई है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त पदों के लिए राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन करेंगे। यानी जो टीएसपी में है, जो जिलों में जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो अभ्यर्थी हैं, वो ही वहां रहने वाले ही अनुसूचित क्षेत्र में के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में नहीं आवेदन नहीं कर सकते। फिर ये कह रहा है गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो नॉन टीएसपी वाले हैं, टीएसपी वाले हैं, वो नॉन टीएसपी क्षेत्र में भी फॉर्म भर सकते हैं। महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग जन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण भी दिया जाएगा। कौन? महिलाएं जैसे कि तलाकशुदा हो, विधवा हो, भूतपूर्व जो सैनिक हैं, उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं, जो दिव्यांग जन हैं, विशेष दिव्यांग जन होते हैं 21 प्रकार के हमारे RPWD के द्वारा नियुक्त किए गए अभी 2016 में, उनको आरक्षण में दिया जाएगा। पदों की संख्या में अगर कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है तो ये सबको स्वीकार्य होगा। आरक्षण सरकार के नियमों के अनुसार होगा। अगर परिवर्तन किया जा सकता है, पूरी मतलब इन्होंने आपको सारी जानकारी पहले से दे दी है, यानी कोर्ट में जाने की समस्या ना रहे। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कौन अति पिछड़ा वर्ग? एमबीसी और आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देंगे।
विशेष सूचना। और ये अनुसूचित जनजाति पत्र क्रमांक का हवाला दिया है। सीधी भर्ती के लिए राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनको रिक्त मान लिया जाएगा और 3 भर्ती वर्षों के अनुगृणित कर लिया जाएगा। ये इसका मतलब ये है, अनुसूचित जाति जनजाति के पदों को सुरक्षित रख लिया जाता है, फिर अगली भर्ती में उसको इंक्लूड करके निकाला जाता है, जो आगे 3 साल के अंदर भर्ती आएगी तब। यदि किसी वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो उसको प्रयोजन के लिए संगठित नहीं किया जाएगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग आवेदक जो हैं, नहीं मिलने पर इन पदों को सामान्य जो जनरल कैटेगरी में अभ्यर्थी आते हैं उनसे भर दिया जाएगा। आगे देखें आप लोग, महिलाओं हेतु रिक्तियों पर आरक्षण। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 30% ये बता रहे हैं महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक आनुपातिक रूप से समायोजित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण भी किया हुआ है, मतलब कि महिलाएं जो होती है उनमें 2-3 कैटेगरी होती है, तलाकशुदा होती है, विधवा कैटेगरी होती है, तो उनको भी मतलब जो आरक्षण है वो उनके प्रतिशत के हिसाब से ही एडजस्ट करके उनको दिया जाएगा। उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से अगर उस, ध्यान दें, अगर उस कैटेगरी में महिलाएं नहीं आ पाती है तो फिर उसे पुरुष अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। कौन सी कैटेगरी में? एसटी एससी को छोड़कर अनुसूचित जाति जनजाति के उसी महिलाओं के उसमें। अब ये देखो एक लाइन बहुत ही शानदार कि ये जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो पति के नाम और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ध्यान दे, पति के नाम से, यानी ये कह रहा है साहब विवाहित जो महिलाएं हैं वो अपने पिता के नाम और निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाएं। ये भी आपको ध्यान रखना है। शादी होने के बाद भी आप अपने पति के नाम से नहीं बनेगा, पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाएं और अपने जो एड्रेस है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र वो भी अपने पीहर यानी अपने पिताजी के एड्रेस पर ही बनवाएं। महिलाओं हेतु आरक्षण दर्शाए गए 8%, विधवाओं को मिलेगा 2%, तलाकशुदा और महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये सब प्रमाण पत्र आपको डीवी में दिखाने पड़ेंगे। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद उसी श्रेणी में प्रत्येकता यानी कि तलाकशुदा से भर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अगर ये भी उपस्थित नहीं होती है तो उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा मतलब एक दूसरे में पोस्ट में ये आ सकती है। विधवा आवेदक होने की स्थिति में पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो, और तलाकशुदा के लिए विवाह विच्छेद न्यायालय द्वारा जो सर्टिफिकेट बनता है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। अंतिम तिथि तक पूर्व, यानी जो 19 तारीख जो है ना, ध्यान देखना, आवेदन की अंतिम तिथि का पूर्व तक, यानी डिग्री भी वहां तक होनी चाहिए 19 तारीख तक, और अगर डेट बढ़ जाती है तो वो है ही। फिर अति पिछड़ा वर्ग जो है यानी एमबीसी है, उसमें ये लेटर के क्रमानुसार अति पिछड़ा वर्ग के शामिल जातियों को 5% का आरक्षण दे होगा। एमबीसी में जो 6-7 जातियां हैं, गुजर, राइका, रेबारी, उन जातियों को 5% आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस वालों को इस प्रतिशत के इस आदेशानुसार 10% का आरक्षण दिया हुआ है। और जनजाति एसटी एससी ओबीसी को आवेदक पात्र होंगे जो जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के हैं वो जनरल में ही फॉर्म भरें। 12 जिले की जो शहरिया आदिम जनजाति मानी गई है, वही शहरिया जो जनजाति है उसको आदिम जनजाति मानते हैं, उनके लिए 12 जिले में शहरिया जाति के लिए राज्य के अनुसार आरक्षण लाभ का दे होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी ये देखिए आप लोग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जल थल वायुसेना में जो अपना ड्यूटी करी है और उनका चरित्र प्रमाण पत्र अच्छा ऐसे कम नहीं होना चाहिए। प्रतिरक्षा सेवा यानी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उसमें भी 12.5% आरक्षित पद रखे गए हैं, उनको लिए भी ये आरक्षण का व्यवस्था है। ये सारे ऑर्डर दिए हुए हैं। आगे देखते हैं अपन। कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है 1 वर्ष के भीतर भीतर, यानी जो ये सारा जो मैटर है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए बताया गया है। तो भूतपूर्व सैनिक इसको डिटेल से पढ़कर संतुष्ट होकर के ही फॉर्म भरें। किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के किसी अधीन लोक सेवा स्वीकार करने के बाद भूतपूर्व सैनिक में परिस्थिति खो देता है या उनको बाहर किया गया हो तो उनको नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, बाकी अन्यथा सबको मिलता है। यह है उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों के लिए, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल में सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं उनको भी आरक्षण दिया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान किस प्रकार से है वो देखिए आप लोग।
अंतर्राष्ट्रीय खेल, अगर आपने ओलंपिक में भाग लिया हुआ है, ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन है, एशियन गेम्स हैं, दक्षिण एशियन गेम्स हैं, राष्ट्रमंडल खेल हैं, विश्व कप कोई प्रतियोगिता हुई हो वो खेल हैं, एशिया ओलंपिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संबंधित खेल हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स हैं और एशियन स्कूल गेम्स है। इनमें या स्कूल गेम फेडरेशन द्वारा ये मेडल जीते हुए हों, या फिर स्पोर्ट्स में खेलकूद में टूर्नामेंट चैंपियनशिप जीती हुई हो, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा जीते हुए हों, मेडल जीते हुए हों, उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। वही अंतिम तिथि की बात आ रही है यहाँ पर भी। फिर आगे कह रहा है दिव्यांगजन, जो निःशक्त जन है, वो दिव्यांगजन जो हैं यानी उनको भी आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है। वो कैसे दिया हुआ है? इस नियम के तहत बैठक 10/12/21 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय है। कैसे है देखो, जो दृष्टिबाधित है, अभी जो हम HR VR जो पढ़ रहे थे वहां, उनके लिए देखो 1% इनको आरक्षण है। श्रवण बाधित है उनको 1% आरक्षण, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिड अटैक, ये सब है। ये पूरे 21 प्रकार की है, उनमें 1% है, इनको 1% आरक्षण है। बहुदिव्यांगता है उनको 1% है। तो ये इस प्रकार से आरक्षण दिया हो जाता है। अध्यापक विशेष शिक्षा VI ब्लाइंड जो होते हैं उनको कहते हैं, उनको 1% आरक्षण है। ये सारे आरक्षण जो हम दे रहे हैं इनको जो टीचर बन रहे हैं उनकी सारी पोस्ट जिले वाइज, अभी हम लास्ट में उन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। अध्यापक विशेष शिक्षा मानसिक विबंधित हैं, उनको 1% यह आरक्षण दिया हुआ है। दिव्यांगजन आवेदन करने की यथास्थान अवश्य उल्लेख करें, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र वही अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। डार्क में देखिए आप, गहरे गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं, और राजस्थान दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2018 जो बना है उसके अनुसार 40% या इससे अधिक विशेष योग्य जन होते हैं जो कि दिव्यांग होते हैं, तो फिर उनको आरक्षण दिया जाता है। यदि किसी परीक्षा में आर्थित है तो दिव्यांगजन 5% किसी तिलन दिव्यांगजन को दिया जाएगा। अब अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष, यानी TSP वाले स्टूडेंट जो हैं अभ्यर्थी, उनके लिए केवल राजस्थान राज्य के निवासियों को ये मिलेगा, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 1970 से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र सद्भावी, यानी वहां निवास जो कर रहे हैं, एक 1970 से पहले निवासी हो, चाहे वो जनरल के हो, OBC के हो, वहां के रहने वालों को ही, उस जिले के रहने वाले ही वहां के पोस्ट पर आवेदन करेंगे। इसी प्रकार से आगे और नियम दिए गए हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता, शैक्षिक योग्यता, राष्ट्रीयता यानी भारतीय, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराना, ऑनलाइन आवेदन भरना, आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति के योग्यताएं, प्रमाण पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम, पाठ्यक्रम स्कीम संबंधी इत्यादि प्रावधान और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के समान ही यथावत लागू होंगे। ये नहीं जो अब तक हमने ऊपर देखा ना, वो सारी चीजें, वेतनमान वो 23,700, पात्रता 12th पास, शैक्षणिक योग्यता 12 पास होनी चाहिए और रीट क्लियर होना चाहिए, राष्ट्रीयता इंडियन होनी चाहिए, आयु हमारी जो कि 18 से लेकर 40 पिछली गवर्नमेंट ने किया था, और अलग अलग 40 के बाद आरक्षण के अनुसार अलग अलग आयु, पेंशन वही मिलेगी, मतलब जो पेंशन योजना भी लगा दी है गहलोत जी ने, OPS, विवाह पंजीयन होना चाहिए उनका, परीक्षा शुल्क जो शादीशुदा है उनके लिए है, और परीक्षा शुल्क जमा कराना वही परीक्षा शुल्क जो ऊपर हम बात कर चुके हैं, 450, 350 और 250 रुपए। अब बात आती है वेतन, 5वां पॉइंट, यानी जिस ये जो फॉर्म भर रहे हैं 3rd ग्रेड भर्ती जिसे हम बोलते हैं टीचर की, उसमें वेतन का क्या प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज 1996 और 285 के अनुसार नव चयनित को 2 वर्ष के लिए प्रोबेशन परिवीक्षा अधिकार उसमें रहेंगे। यानी यहाँ हम ध्यान दे थोड़ा सा वेतन पर, भाई हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सारे हमारी इसी के लिए तो कर ही रहे हैं। तो आप देखें एक बार ये जो है परिवीक्षाधीन, यानी कि प्रोबेशन बोलते हैं, 2 साल का होगा, उस टाइम पर आपको 23,700 हर महीने मिलेगा। 23,700 फिक्स वेतन होता है। इसमें से पहले तो 10% NPS करता था, अब NPS बंद हो गया है तो इसको हटा दिया। अब आपकी RGHS की कटौती होगी और SI की कटौती होगी, वो अलग अलग रेंज के हिसाब से होती है। इनको काट करके आपके खाते में, अकाउंट में पैसे आएंगे। आगे देखते हैं 23,700 ये लिख भी रहा है,
और अतिरिक्त अन्य कोई वेतन वेतन किराया HRA महंगाई भत्ता यानी DA शहरी क्षतिपूर्ति विशेष वेतन नहीं मिलेंगे 2 साल तक। आपको सिर्फ 23,700 के हिसाब से ही वेतन मिलेगा और उसके बाद आप 33,800 पर फिक्स होंगे, फिर HRA इसी के अनुसार और फिर DA महंगाई भत्ता ये मिलेगा। यानी ग्रोस सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको। आगे देखते हैं अपन पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, यानी कि इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए वो देखो। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और विशेष शिक्षा के जो अध्यापक हैं 1 से 5 तक पढ़ाने वाले, उनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, ये कह रहा है कि पंचायत राज नियम के अनुसार वर्णित शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। 1 से 5 तक जो हम भर रहे हैं फॉर्म L1 वाले, उनको 50% अंकों के साथ 12वीं उच्चतर का मतलब होता है 12th पास, इसके समकक्ष जो भी कोई इसके समकक्ष जैसे RSOS होता है NIOS होता है, प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो 50% मिनिमम 12th पास होने चाहिए, अथवा 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब NCT मान्यता मानदंड और क्रियाविधि नियम 2002 के अनुसार प्राप्त किए हुए। मतलब ऐसा कोई नियम था जिसमें 45% की जो इन्होंने प्राप्त भी कर रखा है उनको बिठाने की बात हो रही है। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED ये भी कोई कोर्स होता है, उसके अनुसार इतनी हमारी योग्यता हो। फिर इसमें 50% वही शिक्षा शास्त्र में यानी कि संस्कृत वाले हैं, स्नातक या प्रारंभिक द्वितीय डिप्लोमा किए हुए हों, और फिर इसमें नोट लगा करके ये इसी आदेश के अनुसार 2022 में आवेदन हेतु पात्र होंगे कौन, उच्च माध्यमिक स्तर एवं अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी। तो आप इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ें, मिनिमम मार्क्स हमारे 12वीं में होने चाहिए। राजस्थान अध्यापक पात्र परीक्षा 2021 एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता 2022 लेवल प्रथम कौन सी बात हो रही है, रीट की बात हो रही है। रीट लेवल जो हमारा हुआ है 2021 में और 2021 का जो था उसमें न्यूनतम जो प्राप्तांक है उस पर भी मैं थोड़ा और स्पष्टीकरण कर दूं। जिन्होंने 150 में से रीट में 83 नंबर लाए थे, यानी 90 तो जनरल के लिए है, OBC EWS उनके लिए 83 था, लेकिन हाल ही में न्यायालय के द्वारा 82 मार्क्स को भी कोर्ट के प्रक्रिया अधीन रख के और 82 जिन्होंने यानी कि 54.50 जो प्रतिशत रही है उनको भी फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा किए हुए हों, विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण किए हुए हों और निर्धारित अर्हता अंकों में 5% की छूट दे है, यानी जो हमारा मिनिमम रीट की बात हो रही है ना उसकी बात है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम दिनांक सभी न्यूनतम योग्यताएं आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। फिर भी कह रहा हूं कि लास्ट फॉर्म की डेट जो अभी हाल में 19 जनवरी है उसके बाद की आपका कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। राष्ट्रीयता क्या है देखो, भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो या तिब्बत का शरणार्थी हो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, पूर्वी अफ्रीका देश, कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य भूतपूर्व जिसे टंगानिया तथा जंजीबार, जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानांतरण कर लिया हो, यानी जो बाहर से ये इन देशों से हमारे यहाँ रह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि परंतु शर्त यह है कि ख, ग, घ और अण से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार ने गृह एवं न्याय विभाग द्वारा पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया। यानी ये जो लोग हैं ये हमारे यहाँ रह रहे हैं लेकिन इनको प्रमाण पत्र मिल गया है तो ये भी भारत के नागरिक मानते हुए इनको भी फॉर्म भरने की अनुमति है। अब आती है आयु। आयु में मैंने पहले भी बात कह दी थी कि 18 वर्ष और अधिकतम 40, लेकिन रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग छूट भी दी गई है। कैसे, जैसे राजस्थान के मूल निवासी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में ST SC OBC शहरिया, इनके जो पुरुष हैं उनको 5%, यानी इनको 45 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड है सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी है
तो वे और अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिलाओं को ऊपरी आयु में सिर्फ 5 वर्ष की, यानी जो जनरल लेडीज हैं और जो अन्य राज्यों से हैं उनको 5%, यानी ये भी 45 वर्ष तक की आयु तक भर सकती हैं। राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं, शहरिया जनजातिया की जो महिलाएं हैं, ध्यान से पढ़ लेना, इसको क्लियर कर लेना, यानी उनको 10 वर्ष तक है, यानी कि ये 50 वर्ष तक भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष की आयु तक भर सकते हैं। पंचायतों के सचिव जो हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको आयु 3 वर्षों की अधिकतम सीमा इनको और छूट दी गई है। विधवा तलाकशुदा के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, यानी कि अगर ये 60 वर्ष तक उसमें भी अगर 1-2 साल भी रह रही है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। कौन? तलाकशुदा और विधवाएं, महिलाएं। स्पष्टीकरण जी, उसे विधवा होने के मामले में सक्षम, यानी ये जो तलाकशुदा और विधवा है इनको अपना सर्टिफिकेट देना है डीवी के टाइम। जो व्यक्ति किसी अन्य पंचायत राज, देखो आप लोग और ध्यान से देखें कि स्पष्टीकरण हर पॉइंट पर किया है, कमी नहीं रखी है कि भाई कोर्ट में ना मामला चला जाए। जो व्यक्ति किसी अन्य पंचायत राज, जिला परिषद में इनमें रहे हैं कालावधि, उनको शीतलन दे दी जाती है। हर मतलब थोड़ी थोड़ी छूट देने के बाद, जैसे कोई कैदी रहा हुआ उसको भी छूट देने की बात की गई है। जितने 2-5 साल के लिए अगर कैद में रहा हो तो उसको और छूट देते हैं। फिर ऊपर उल्लेखित ये है, आगे उपनियम दिए गए हैं उपरोक्त पेरा के क्रम में, यानी कि हर चीज को स्पष्टीकरण किया है। अब मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने की और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि भी दी है। देखो 21 दिसंबर 22 से 19 जनवरी 23 को रात्रि 12 बजे से पहले तक जमा होंगे। और जो पेमेंट है वो 21/12 से लेकर 19 की रात्रि, पेमेंट भी वही डेट पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट डेट का इंतजार किए बिना, मैं नहीं, ये बोर्ड भी कह रहा है कि लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आपको फॉर्म तुरंत भर देना चाहिए, लेकिन पहले विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़कर। हाँ, हो सकता है लास्ट डेट बढ़ाएं गवर्नमेंट, लेकिन क्यों बढ़ाने पर जाते हो आप? कोई भी फॉर्म भरें उसको टाइम पर भर दें। परीक्षा का आयोजन कब करेंगे वो भी डिक्लेयर हो चुका है। पहले तो 4-5 फरवरी की बात थी, अब 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, यानी हमारी L1 की तो 25 को हो जाएगी, फिर L2 की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चलेगी। और इस बार बोर्ड ने साफ कहा है, RSSMB ने, कि हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग विषयों की अलग अलग पारी में लेंगे, जिससे अगर आउट वाली बात, अभी बहुत बड़ी बात है, देखो पेपर आउट होता भी है, अगर कितनी भी करते हैं व्यवस्था गवर्नमेंट बहुत, लेकिन फिर भी होता है, तो हम उस एक ही होगा पेपर आउट। तो जैसे कई बार L2 की पूरी भर्ती को रद्द करना पड़ा था। आगे देखो, प्रवेश पत्र, ये कि हमारे कह रहे हैं कि भाई बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। टोकन नंबर का ध्यान रखना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर आपको सूचना आ जाएगी। नियुक्ति की अयोग्यताएं, यानी किस वजह से आप अयोग्य डिसअपेयर हो जाओगे, वो देखिए आप लोग, कि जिसके एक से अधिक 2 पत्नी अगर जीवित ये कह रहा है, या फिर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, कार्यवाही में छूट है। किसी ऐसी महिलाएं आवेदक जिन्होंने पुरुष से विवाह कर लिया हो या पहले जीवित पत्नी है उससे, अगर, तो वो भी डिसअपेयर है। कोई भी विवाहित आवेदक पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया, यानी जब हम डीवी देते हैं तो दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र देना है, और दहेज लेना भी नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है। 1/6/2002 के पहले अगर बालक आपके 2 या अधिक हैं तो चलेगा, लेकिन उसके पश्चात अगर 2 से अधिक हैं तो आप इसके लिए डिसेपेयर हो जाएंगे। 1 जून 2002 के विद्यमान बच्चों की संख्या बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी अच्छे चरित्र का, चरित्र प्रमाण पत्र भी देना है हमें, हमारे लास्ट संस्था का भी देना है, और सरपंच से भी बनवाना है, टीचर से भी, है ना, जो कि गेजेटेड ऑफिसर, उनसे भी देना है हमें जब डीवी के टाइम। अगर हमने कोई अनुचित कार्य किया है, तथ्य छुपाया है, तो कभी भी बोर्ड हमें बाहर कर सकता है। अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, ये देखिए आप लोग कि अभ्यर्थी को वर्ग विशेष से तो आरक्षित पदों का लाभ तभी दे होगा जब मूल दस्तावेज की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र होगा। ये डीवी की बातें हो रही है अभी यहाँ पर, कि आपको अपने प्रमाण पत्र बिल्कुल सूचनाएं स्पष्ट होनी चाहिए। शपथ पत्र भी मांगेंगे आपसे, और कोई गलत ये अपने डॉक्यूमेंट नहीं है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी आप स्पष्ट कर लेना भाई, क्योंकि जो ओबीसी और जो है उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो क्रिमिलियर नहीं होने का प्रमाण पत्र देते हुए 1 वर्ष के लिए ही मान्य होता है, नॉन क्रिमिलियर का।
इसलिए आप लोग कन्फर्म होकर के ही बनाएं। अनुसूचित जाति जनजाति एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, अनुसूचित जाति की, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की उत्कृष्ट खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र की बात हो रही है। यहाँ पर विधवाओं के और आवेदन वाली महिलाएं हैं, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मतलब इसमें स्पष्ट एक एक पॉइंट पर चर्चा करके ही आप कंफर्म हो जाएं, जो आपके साथ आपके जो संबंधित है पॉइंट, उसको ध्यान से पढ़ के ही फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष दिशा निर्देश, जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये पॉइंट उसके बारे में है। जैसे कि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर डाउनलोड करते समय केबी का विशेष ध्यान रखना है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने की अस्वीकार हो जाएगा फॉर्म, इसलिए फोटो साफ हो, बिना टोपी या चश्मा ऐसा कुछ नहीं लगाना है फोटो में, साइन स्पष्ट हो। हाँ, साइन के लिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हमेशा हमारे हस्ताक्षर आप हिंदी में ही रख लेना। अभी बता देते हैं आपको, ये नियम है कि हमारे जो साइन है, हस्ताक्षर हैं, वो हमेशा हिंदी में ही साइन करने चाहिए। अब हिंदी में कैसे, वो मैं बता देता हूं कि भाई हिंदी का मतलब है कि जैसे आपका नाम सपोज कीजिए किशन है, तो किशन आप हिंदी में इस प्रकार से या कैसे भी एक साइन हिंदी में होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा तो खैर वो तो नहीं है, लेकिन एक रूल बनाया था गवर्नमेंट ने कि इंग्लिश में साइन नहीं करें, हिंदी में ही हस्ताक्षर मान्य होंगे। तो आप साइन करते टाइम अभी से आपके साइन आप चेंज कर लें, हिंदी में ही कर लें। सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए फोटो की बैकग्राउंड है, ये भी ध्यान रख लें भाई, फोटो का बैकग्राउंड भी इन्होंने सफेद या हल्के रंग की मांगी है। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। आधा मतलब चेहरा, फोटो जो साइज होती है ना पासपोर्ट साइज, उसकी बात है। ये देखो, चेहरा ढका हुआ नहीं हो, कपड़े छाया बाल ऐसे नहीं हो, कंप्लीट है जेपीजी में हो। ये जो हमारे मित्र वाले हैं, वो भाई लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इन नियमों को जरूर पढ़ लें। और जो हमारे अभ्यर्थी हैं, भाई हमारा फॉर्म है, हम भरवाने जा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फॉर्म को हम कंप्लीट इस प्रकार से आवेदन में ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए, एक एक पॉइंट पर गौर करके फिर हमारा फॉर्म भरना चाहिए। श्रुति लेखन की सुविधा, सामान्यतः देखो जो ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड है या नेत्रहीन है, उनको छूट भी देते हैं। कैसे कि यानी हमारा जो साथ उसका पेपर लिखने के लिए अगर उनको स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांग जो नियम है उनके अनुसार उनको एक फैसिलेटर की सुविधा दे दी जाती है। उसके लिए पहले से हमारे केंद्राधीशक के समय उपस्थित होना पड़ता है और अनुमति लेनी पड़ती है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा संशोधन ऑफलाइन कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और जो आपका अभ्यर्थी का नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकते हैं। देखो भाई, पेमेंट लगेगा अगर आपने कोई गलती कर दी, तो अंतिम तिथि से 7 दिन के भीतर हम उसको ठीक करवाएंगे। उसके लिए आपको 300 रुपये निर्धारित किया गया है, इसलिए आप सावधानी से फॉर्म भरें। दूसरा पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन त्रुटि रह जाती है तो उसका ये हो ही गया, 7 दिन में उसको करना है। 300 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे, भुगतान करना पड़ेगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, पिता का शैक्षणिक फोटो, हस्ताक्षर संशोधन नहीं कर सकेगा। यानी अपना, क्योंकि ये तो डिटेल ही वहां से उठा रहे हैं ना रीट के फॉर्म से, पहले ही उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया, तो चेंज ही नहीं करेंगे। अगर यहाँ भी दिक्कत है, देखो फोटो में, साइन में, इनमें भी नहीं कर सकते, यहाँ भी अगर दिक्कत है तो फिर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जा करके ठीक करवाना पड़ेगा, धक्के लगेंगे। इसलिए भैया आप लोग अपना सावधानी से करें, फॉर्म भरें। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने पर और अनुचित साधनों की रोकथाम करने के लिए नियम बनाए गए हैं। उनके अनुसार भाई साहब, अगर आप लोग इसमें पाए जाते हैं लिप्त, गलत सूचना देते हैं, तो डिस अपीयर कर दिया जाएगा, आप आगे परीक्षा नहीं दे सकते। इसलिए अनुचित साधनों से इनसे बिल्कुल दूर रहें और मेहनत से ही आप सर्विस लगें, टीचर बने। और देखिए आप लोग, इनको जुर्माना लगेगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना है। और आगे भी कह रहे हैं न्यूनतम रुपए 10 लाख का जुर्माना, 1 करोड़ तक भी हो सकता है, 5 वर्ष की जेल है। ये सारे नियम आपको पढ़ने चाहिए और इनका पालन करना है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, क्योंकि ये फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपकी मेरिट सूची बनेगी, वरीयता सूची पूरे राजस्थान की एक लिस्ट बनेगी। जिले क्यों ले रहे हैं कि अगर आपकी मेरिट हाई है, पहला जिला आपको मिलता है, दूसरा मिलेगा, मेरिट वाइज पहला नहीं मिलता है तो दूसरा, तीसरा, तो वो आपको मेरिट वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाते हैं। 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अगर समान अंक आ जाते हैं या समान एज है, ये भी देखो एक एक पॉइंट पर बात हो रही है
कि अगर किसी के समान अंक आ जाते हैं फिर भाई उसमें से किसको लें। फिर इसमें आता है कि भाई जिनकी जन्म तिथि जो बड़ा होगा उसको पहले लेंगे, और फिर वो अगर जन्म तिथि भी सेम है फिर क्या करेंगे, फिर उनकी शैक्षणिक उच्च शैक्षणिक यानी 12वीं की योग्यता को देखेंगे, किसके परसेंटेज ज्यादा थी उसको लेंगे। अब आती है आगे 300 अंकों की परीक्षा होगी, पूरी परीक्षा की स्कीम है ये। 300 अंकों का पेपर होगा यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र ही होगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, और 150 प्रश्न होंगे, और एबेसेद यानी बहुविकल्पनीय होंगे। उत्तरों में नेगेटिव मार्किंग होगी, और कौन कितनी दे रखी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बहुत बड़ी बात करी यहाँ पे इस बार नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि पहले नहीं होती थी। फिर ये पूरा सिलेबस है, तो सिलेबस के ऊपर हम अलग से और बात कर लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही बता देता हूं मैं। 100 अंकों का हमारा ये जीके का पार्ट है, जिसमें ये जीके भी अलग अलग बताई है, इतिहास है, संस्कृति, कला, राजस्थानी भाषा। 80 अंकों का हमारा पार्ट है ये। 100 अंकों का मतलब 50 क्वेश्चन उसके हो गए। फिर ये हमारा राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है, इनके 80 अंक हो गए, यानी कि 40 क्वेश्चन। 40 और 50 90 क्वेश्चन का जीके का पार्ट हमारे राजस्थान जीके है। ये ध्यान से देखें आप। शैक्षिक परिदृश्य है उसी में, करंट जीके भी आ गई उसी में। विद्यालय के विषय देखिए आप लोग, हिंदी, हिंदी 10 अंकों की रहेगी, और उसमें संज्ञा सर्वनाम ये है। इंग्लिश भी रहेगी भाई 10 अंकों की, यानी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन गणित के भी आएंगी, इनकी संक्रियाएं को, प्रतिशत, लाभ, हानि, जो रीट में हम पढ़ते थे पहले। और सामान्य विज्ञान के भी हैं 5 क्वेश्चन, यानी 10 अंकों के। प्रकाश ये है, कोशिका, मुगल साम्राज्य, राजस्थान एक परिचय, सामाजिक अध्ययन में 10 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन इसके भी होंगे 10 नंबर के। शैक्षणिक रीति विज्ञान है, 4 क्वेश्चन इसके होंगे। ऐसे कुल मिलाकर सारे एक जगह गणित, ये सब करके हमारा 150 का पेपर होगा। ये देखिए आप लोग, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक अध्ययन, शैक्षणिक, मनोविज्ञान के होंगे 10 क्वेश्चन, और टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से आप लोग क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, आजकल जमाना है टेक्नोलॉजी का है। अभी कोरोना के टाइम पर स्माइल पर कक्षाएं चली थी, ऑनलाइन कक्षाएं चली थी बच्चों की, तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 10 क्वेश्चन यानी 10 अंक, यानी 5 क्वेश्चन इस पे बनेंगे, और टोटल 150 का आपका पेपर बनेगा क्वेश्चंस का। बोर्ड की वेबसाइट ये है, ध्यान से देख ले, www.rssmb.rajasthan.government.in, और इस पर समस्त सूचनाएं आती रहेंगी। इसका ये एड्रेस है हमारे बोर्ड का। ये हमारी समय अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद जी शर्मा। आगे जो है ये देखिए आप लोग, अब ये जो फाइल है ये तिरछी हो रही है, लेकिन हर पद, हर उसके कैटेगरी के अनुसार डिवाइड किया हुआ है। एक एक पद पर एक एक पॉइंटों पर बात हो रखी है। तो जब भी आप जिले वाइज, देखो टोटल 30 जिलों में जगह है, तो आप जिले वाइज इनको अपने योग्यता के अनुसार, अपने अनुसार आप लोग इसको एक एक बारीकी से देखें, जिलों की सही सूचना बनाएं। और ये देखिए आप लोग, इसमें ये आ गया विशेष शिक्षा वालों के लिए, नॉन टीएसपी के लिए पहले था, और अब टीएसपी के लिए। कंप्लीट पोस्टों के बारे में भी पूरी जानकारी इन्होंने पहले से ही कर दी है, क्योंकि बाद में कोर्ट में समस्याएं आती है, कोर्ट में जाता है, केस अटकता है, तो सरकार भी ये चाहती है कि हम आपको अपने जाने से, यानी सरकार का चुनाव होने से पहले पहले ये हमारी भर्ती हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। तो बहुत थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप फॉर्म भरें कभी भी, तो इसको विज्ञप्ति को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।